Hello everyone, this is Dr. Anju Singhal, ready with the topic Ram Manohar Lohia and Socialism. Guys, as you already know, that this topic is taken from lesson 5 Democratic Upsurgence. This topic is introduced by the CBSE in latest syllabus of class 12th of 2020-21. I have already discussed this topic with you in my PPT of this chapter, but this time we will do this topic only by sharing the same PPT, right? Just look at your screen and now you can see this topic. Ram Manohar Lohia, 23rd March, he was born in 23rd March 1910 and he died on 12th October 1967. And this time I'll discuss it with you in Hindi only. First we will do his initial life, like where he was born in very short. So he was born in Ayodhya Janpad at Akbarpur नामक प्लेस पर, और जहाँ उनका जन्म हुआ उनके पिता मिस्टर हीरा लाल जी बहुत सच्चे राष्ट्रभक्त थे। कह सकते हैं कि इसीलिए इन्होंने भी इसी रास्ते को अपनाया, अपने पिता के साथ आगे चलते रहे इस राह पर। और क्योंकि इनके पिताजी गांधी जी के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए इनका गांधी जी से भी मिलना हुआ। बड़े होते होते राम मनोहर लोहिया जी ने बहुत सारी चीज़ों को अपने देश में देखा और उन्होंने उनको बदलने की भी कोशिश किया, और वो एक बहुत बड़े समाजवादी नेता थे। उन्होंने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को आइडिया को ही ज़्यादा बढ़ावा दिया। कैसे सोशलिज्म हो लेकिन साथ साथ प्रजातंत्र के साथ। और वो क्या चाहते थे कि बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म इक्वली इरेलीवेंट फॉर इंडियन सोसाइटी, कि दोनों चीज़ें ऐसी हैं हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में, ये चीज़ें ज़्यादा सेट नहीं होती, इसीलिए हमारे को अपने देश की स्थिति के अनुसार ही चीज़ों को अपनाना चाहिए। उन्होंने गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भी अपना साथ दिया, गोवा मुक्ति आंदोलन में भी उन्होंने अपना साथ दिया। गाइस, आप क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी पीपीटी में नहीं है तो इसको आपको थोड़ा नोट डाउन करना पड़ेगा, या फिर आपको यू हैव टू गो थ्रू अगेन एंड अगेन द वीडियो। और जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे भारत की राजनीति में। लोहिया ने चौबुर्जा राजनीति को एडवोकेट किया। क्या होता है इस चौबुर्ज, चार खंबे। इसमें इन्होंने कहा कि 4 पिलर्स ऑफ पॉलिटिक्स एज वेल एज सोशलिज्म, ये 4 पिलर्स ऑफ पॉलिटिक्स भी उधर होनी चाहिए और साथ ही साथ समाजवाद होना चाहिए। 4 पिलर्स क्या क्या हैं? सेंटर, रीजियन, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज। बिकॉज आप जानते ही हैं हमारे देश में जैसे हम ग्राम से शुरू करते हैं और हम सेंटर तक चले जाते हैं,
तो उन्होंने उन चीज़ों को, चारों चीज़ों को जोड़ के रखने की कोशिश करने की बात कही है, तभी वो कहते हैं कि हमारे देश का भला हो पाएगा। और उन्होंने कहा कि ये जो हमारी चौबुर्जा राजनीति है, यही हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को लेकर आ पाएगी। और उन्होंने पार्टी ऑफ सोशलिज्म को भी को सपोर्ट किया। और जब हम बात करते हैं द पार्टी ऑफ सोशलिज्म, तो हम उसमें 3 चीज़ों को देखते हैं। 3 सिंबल्स उन्होंने सोशलिज्म के बताए। द फर्स्ट वन इज स्पेड, ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज वोट। स्पेड में क्या है कि हमें मेहनत करना है, वोट में क्या है, पावर ऑफ वोटिंग है, और प्रिजन, थर्ड इनका है प्रिजन। प्रिजन से ये मतलब हम समझ सकते हैं कि प्रिजन है कि हम किसी भी तरीके का सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं। यदि हमें देश के लिए कुछ करना है तो ऑब्वियसली हमको क्या होगा, हमें उसके लिए हमें जेल भी जाना पड़ सकता है। अपना पर्सनल जो सुख है उसको हमें छोड़ना पड़ सकता है। ये बात उन्होंने समाज को सिखाने की कोशिश की थी। फिर इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को जन्म दिया। पहला सम्मेलन इसका 29 से लेकर 31 दिसंबर 1953 को हुआ इलाहाबाद में। और उनको राष्ट्रीय महामंत्री चुना गया। वो नहीं चाहते थे जबकि, लेकिन फिर भी उनको वहाँ पे राष्ट्रीय महामंत्री चुन लिया गया। और सबसे बड़ी चीज़, और वो जो कहना चाहते थे कि 1961 में उन्होंने कहा अंग्रेजी हटाओ। अंग्रेजी हटाओ वो इसीलिए नहीं कहते थे कि वे अंग्रेजी हटाओ करके। लोहिया जी क्या चाहते थे कि हमारे देश में उस भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए जो कि मजदूरों, किसानों और शारीरिक श्रम से जुड़े हुए आम लोगों की भाषा हो। और इन्होंने तो इसे कहा सामंती भाषा है, अपर कास्ट पीपल इसको यूज़ करते हैं, तो इसे आम जनता नहीं समझ सकती है। उन्होंने ये भी कहा यदि सरकारी और सार्वजनिक काम ऐसी भाषा में चलाए जाए जिसे देश के करोड़ों आदमी ना समझ सकें तो यह केवल एक प्रकार का जादू टोना ही होगा। ऐसा उन्होंने आम भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में लोगों को समझाने की कोशिश की। वो ये भी कहते रहे कि मैं यदि कह रहा हूँ कि अंग्रेजी हटाओ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी लाओ। उन्होंने क्या कहा, क्षेत्रीय भाषाओं की उन्नति चाहिए। जैसे कि आजकल हमारा रीजनल भाषाएं, और आपको पता ही है हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उसकी उन्नति का बारे में उन्होंने बात की और उनके प्रयोग की खुलकर वकालत की। और उनके अनुसार अंग्रेजी हटाओ का अर्थ मातृभाषा लाओ था। उन्होंने कहा अंग्रेजी को ख़त्म कर दिया जाए। मैं चाहता हूँ कि अंग्रेजी का सार्वजनिक प्रयोग बंद हो। लोक भाषा के बिना लोक राज्य असंभव है। कुछ भी हो, अंग्रेजी हटनी ही चाहिए। उसकी जगह कौन सी भाषाएं आती हैं यह प्रश्न नहीं है। हिंदी और किसी भाषा के साथ आप अपने मन में जो आए सो करें, लेकिन अंग्रेजी तो हटना ही चाहिए, और वह भी जल्दी। अंग्रेज गए तो अंग्रेजी चली जानी चाहिए, ऐसा उनका मानना था। ये हम उस समय की बात कर रहे हैं जबकि भारत हमारा देश आज़ादी होकर चुका था। उनकी डेथ तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि उनकी डेथ 12 अक्टूबर 1967 को हुई थी। और सबसे बड़ी चीज़, जैसी कथनी वैसी करनी, ये भी उनका कहना था।
उन्हें हम राजनीतिक शुचिता के पक्षधर भी कह सकते हैं, कर्मवीर भी कह सकते हैं। 7 तरह की क्रांतियों का उन्होंने बारे में बताया, आह्वान किया है। और उनकी 7 क्रांतियाँ क्या थीं? ये गाइस मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि इनके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। हालांकि हमारे को जो सीबीएसई ने जो लिटरेचर थोड़ा बहुत अपडेट करके दिया है, थोड़ा सा ही दिया है, शॉर्ट में ही दिया है, लेकिन व्हाट आई वांट कि आपको राम मनोहर लोहिया के बारे में या इन सभी नेताओं के बारे में जो और जोड़े गए हैं बाद में, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पता होगा तो आप इसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। यदि 1-2 मार्क्स क्वेश्चन आ गया तब तो बात अलग है। यदि डिटेल क्वेश्चन आता है तो यदि आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा तो आप थोड़ा समझा के लिख सकते हैं अपने आंसर को। तो उनके 7 क्रांतियाँ क्या थीं? आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं। उनकी 7 क्रांतियाँ थी। ज़रूरी नहीं आपको सारी बताओ कि कौन कौन सी 7 है, लेकिन मोर ओवर आपको पता होना चाहिए। तो नर नारी की समानता के लिए क्रांति नंबर 1। नंबर 2, जो कलर ऑफ स्किन के ऊपर जो भेदभाव है, आर्थिक और दिमागी असमानता के खिलाफ क्रांति, संस्कारगत जनजाति प्रथा के खिलाफ और पिछड़ों को विशेष अवसर के लिए क्रांति, परदेसी गुलाम के खिलाफ और स्वतंत्रता तथा विश्व लोक राज के लिए क्रांति, निजी पूंजी की विषमताओं के खिलाफ, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी, कैपिटलिज्म के वो बिल्कुल खिलाफ थे, और आर्थिक समानता के लिए तथा योजना द्वारा पैदावार बढ़ाने के लिए क्रांति, किसानों के साथ। देन निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप के खिलाफ और डेमोक्रेटिक हो, डेमोक्रेसी आनी चाहिए, इसके लिए क्रांति, अस्त्र शस्त्र के खिलाफ और सत्याग्रह के लिए क्रांति। उन्होंने कहा कि संसार में ये 7 क्रांतियाँ एक साथ चल रही हैं, है ना, अपने देश में भी उनको एक साथ चलाने की कोशिश की जानी चाहिए। ऐसा उन्होंने कहा कि जितने भी लोग, अलग अलग वर्ग के लोग अलग अलग जगह पर अपनी इन क्रांतियों को चलाएं और उसे बढ़ाएं, और बढ़ाते बढ़ाते शायद ऐसा हो जाए कि जो आज तक जो इंसान सब इंसानियत के खिलाफ लड़ता जूझता रहा है, ऐसी दुनिया को बना पाए जिससे कि आंतरिक शांति और बाहरिया भौतिक भरा पूरा समाज बन जाएगा यदि सब लोग इन क्रांतियों के साथ जुड़ जाएं। भारत के विभाजन के समय भी इनके विचार थोड़े अलग ही रहे हैं। उन्होंने इसके लिए एक पुस्तक भी लिखी है, आप नाम लिख सकते हैं, गिल्टी मैन एंड इंडियाज पार्टीशन, भारत विभाजन के गुनाहगार। बहुत बड़ी बात है ऐसा कहना। और अपनी इस पुस्तक में उन्होंने बहुत सारे सीक्रेट्स को खोला है। हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने लिमिट्स में रहते हुए बहुत सारा कुछ किया हमारे देश के लिए, अपने देश के लिए। हम कह सकते हैं उनका भी देश था कि उनकी कुछ पुस्तकें के यदि आप नाम देखेंगे, उनके क्रिएशंस, तो आप देखेंगे कि उनके नाम से ही पता चल जाता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अंग्रेजी हटाओ, देश विदेश नीति के कुछ पहलू, धर्म पर एक दृष्टि, भारत विभाजन के गुनाहगार, है ना। तो इस तरह की उन्होंने, हिंदू बनाम हिंदू, कुछ इस तरह की पुस्तकें उन्होंने लिखी जिसके हम कह सकते हैं कि उन्होंने काफ़ी वास्ट तरीके से देश में परिस्थितियों का अध्ययन किया और उनको डिस्कस करने की कोशिश भी की। तो हमें उन्हें सही तरीके से, जैसे हमारे टॉपिक का नाम ही है राम मनोहर लोहिया एंड सोशलिज्म, तो उसमें हम किसी तरीके से कह सकते हैं कि उन्होंने इस बात पर वो खरे उतरते हैं कि वो किस तरीके से समाजवादी नेता कहलाए जा सकते हैं। अब
क्वेश्चन आंसर्स के लिए इसी में जो मेन मेन पॉइंट्स हैं इसमें से आप अपने क्वेश्चन आंसर्स बना सकते हैं छोटे छोटे। कहाँ जन्म हुआ, कैसे मरे, और उन्होंने उनकी सात क्रांतियाँ थीं, या उन्होंने 3 सिम्बल्स कौन कौन से बताए हैं, स्पेट, वोट एंड प्रिजन, लाइक दिस। इतना ही कुछ इनके बारे में आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। सो अब हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। ऑल द बेस्ट। आपसे मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन इट टिल नाउ। View this video, please like it and share it. Thank you so much.